क्या इस वक्त मेरी बात राणा रंजीत सिंह जी से हो रही है? जी जी जी, आपसे हो रही है बात। जी, मैं अफसर कमाल बोल रहा हूँ न्यूज टाइम्स से। जी जी जी, अभी खबर मिली है कि आप सीवर लोकसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे। क्या इसमें कितनी जी सच्चाई है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सच्चाई है। अच्छा, मतलब आधिकारिक तौर हम से लोग इसकी घोषणा हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि अगर कोई लोकल स्थानीय अक़लियत के किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है जी। तो उस परिस्थिति में हम लोग की पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं रखती। अच्छा। तो उसमें हम लोग फारूक शेख साहब का चर्चा था, इसलिए देख रहे थे कि लोकल स्थानीय अगर किसी को मिलता तो नहीं लड़ते। पर जी। जब आरजेडी का टिकट फाइनल हो गया है तो हम लोगों ने उसको अच्छा। फाइनल कर लिया है। 1 हफ्ते 10 दिन पहले से बातचीत हो रही थी। जी। हम लोग किशनगंज भी गए थे, कई लोगों से मुलाकात हुई। माजिद भाई हैं, जी। हैदराबाद के विधायक हैं इस पार्टी से, उनसे मुलाकात हुई। जी। लगातार हम लोग इसमें थे, बस अच्छा, 5% इसी का वेट कर रहे थे। रंजीत सिंह जी, आप जन स्वराज के लिए काम कर रहे थे और काफी एक्टिव मोड में थे पूरे चंपारण में। तो अचानक जी, कि इस तरह का डिसीजन आपने फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर देखिए चुनाव जन लड़ना, ये स्वराज बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है आपके लिए? देखिए जन स्वराज एक अभियान है, जी। एक संस्था की तरह काम कर। मान लीजिए कोई कैंसर पीड़ित के लिए काम करता है, जी। जी। कोई महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है। जी। लेकिन जन स्वराज जागरूकता अभियान की तरह जी। मतदाता जो है, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, किन मुद्दों पे हमें वोट करना है, जी। उसको लेकर के जागरूकता अभियान राजनीति का रूप नहीं लिया। जी। और इस चुनाव में वो भाग भी नहीं ले रही है। और मैं जन स्वराज से बाकायदा मैंने उनसे बात करके और उनको भी इत्तला किया इस जी। तरह की बात है। उन्होंने बोला कि हम पार्टी ही नहीं है, जब हम भाग ही नहीं ले रहे हैं तो आप जहाँ चाहें लड़ सकते हैं। अगर जी। हम पार्टी होते तब होता कि आपने इस पार्टी को छोड़ा, इस पार्टी को ज्वाइन किया। तो जी। ऐसे तो कई एनजीओ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जी। उसी तरीके से एक संस्था है जो जागरूकता अभियान मतदाताओं के बीच में इसको लेकर के कर रही है, जी। पार्टी का रूप नहीं। रंजीत जी, आप राजनीति आपको विरासत में मिला है, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपके पिता बहुत ही कद्दावर नेता थे बिहार में। तो जी क्या आपको तो पॉलिटिक्स का अनुभव पहले से है और आपके भाई भी पॉलिटिक्स में हैं, दूसरी पार्टी में हैं। तो क्या जी, लगता है लोकसभा चुनाव आपके लिए ये राह आसान है? आप कुछ अच्छा कर पाएंगे? देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ परिस्थितियां इस लोकसभा की ऐसी बन रही थी जी। कि हम लोग आज की डेट में सबसे मजबूत कैंडिडेट। पहला जी। ये मुद्दा हुआ है, हम्म। पहला ये मुद्दा है जी। कि बाहरी कैंडिडेट दोनों पार्टियों ने दिया है। जी। और इस बार शिवहर लोकसभा में बाहरी और लोकल का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। जी। तो एक सहरसा से आए हुए हैं, दूसरे सीतामढ़ी से आए हैं, वो लोग शिवहर संसदीय क्षेत्र के वोटर नहीं है, जी। उसको लेकर के है। दूसरा ये है कि अक़लियत के अंदर एक बड़ा तकलीफ है, तो साबुद्दीन साहब का परिवार को नेग्लेक्ट करना एक बहुत नाराजगी है लोगों में। जी। और दूसरा ये कि अक़लियत के 17% जो वोट हैं, उस परिस्थिति में आपने मात्र 2 टिकट दिया, उसमें भी एक राज्यसभा का टिकट काटा तब जाकर के एक दिया। जी। तो उसको लेकर के अक़लियत के कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने राजनीति की बुनियाद ही शुरू किया अक़लियत की राजनीति से। जी। मेरे पिताजी राजद से रहे जी। जी। और हमारा परिवार जहाँ भी गया उसमें अक़लियत का सबसे अहम भूमिका मैं मानता हूँ। जी। बचपन से मैंने देखा भी है। लेकिन मेरे भाई साहब जब ऐसी पार्टी में चले गए, जी। उसके बाद एक वर्ग जो है वो कट चला जा रहा था। जी। तो लगातार एक बहुत बड़ा वर्ग, चूंकि पिताजी का सबसे मजबूत था हम्म। वो छूट रहा था। और इसी को देख करके मैंने बोला कि नहीं, एक बेटे का फर्ज है पिता की संपत्ति को या तो बढ़ाइए या बचाइए। जी। तो जो संपत्ति मेरे पिताजी ने अर्जा था, लोगों की संपत्ति, जी। वो कमजोर हो रहा था। और इसी बुनियाद में मैंने राजनीति में प्रवेश किया। सेकुलर पार्टी या सेकुलर संगठन से जुड़ करके मुझे काम करना था। जी। तो जनसुराज के अभियान से जुड़ा हुआ था। जनसुराज चुनाव में भाग नहीं ले रही है। हम लोग लोगों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं। जब तक आप किसी जगह किसी पोजीशन पे नहीं रहिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइए। जी। जी। इसको देखते हुए और लड़ाई और परिस्थिति, चूंकि भाजपा का भी कोई कैंडिडेट इस बार नहीं है, भाजपा का जो आपको कार्यकर्ता है मायूस है, उसके अंदर अंदरूनी कला है भाजपा के तो क्या कार्यकर्ताओं लगता है में। कि इसका फायदा आपको पूरा मिलता हुआ दिख रहा बिल्कुल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक देखिए तरफ से शिवहर में आरजेडी से अक़लियत नाराज है और दूसरी तरफ बीजेपी से जो बीजेपी के कैडर वोट है वो नाराज है, आपके कहने के अनुसार। इसलिए आपको लगता है कि इसमें मैं बाजी मार सकता हूँ? बिल्कुल चार कोणीय लड़ाई है यहाँ पे। जी। एक और यहाँ कैंडिडेट हैं जिनका नाम योगी अखिलेश्वर दास है। जी। वो भगवा पहनते हैं, वैश्य समाज के तेली वर्ग से आते हैं जी। और 3-4 साल से बहुत मेहनत कर।
जी तो वो वैश्य समाज में तेली का खास करके जी वो अच्छा खासा वोट काटने जा रहे हैं। भगवा पहनते हैं, इसलिए भाजपा के भी कार्यकर्ता जो नाराज है उनका वोट काटने जा रहे हैं। तो लड़ाई यहाँ चार कोणीय होने जा रहा है और आज की डेट में किसी के पास बहुत बड़ा बेस नहीं है। जी। आज की डेट में काउंट करिएगा तो मेरे पास सबसे मजबूत फाउंडेशन है अच्छा। जो अक़लियत है, और इस बार ईद का, रमजान का मौका है। जी 80% वोटिंग होगा, सब लोग गाँव आए हुए हैं। जी और इस समय और एक शिकायत दर्ज करना चाहता है अक़लियत की विधानसभा में न्याय हो, उनको जो टिकट मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है 17% का, वो अधिकार कम से कम विधानसभा के चुनाव में उनको मिले और उतने विधायक उनके पार्टी बने, उनके समाज के बने। जी। उसको लेकर के अच्छा रंजीत सिंह, अब शिवहर की काफी सारे समस्याएं हैं, काफी सारा मुद्दा है वहाँ का, तो आप किन मुद्दों को सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपको, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है, हेलो। अभी 2 साल से बाढ़ नहीं आ रहा है जी यहाँ तक समस्या है। और आप जब सामाजिक जीवन में रहते हैं, किसी के में चाहते हैं कि आप टाइम पे पहुंच पाए, सबसे पहला जो है वो सड़क होता है। जी सड़क बेहतर हो जाएगा तो कुछ इंडस्ट्री लग जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे ढाका के इलाके में बैग का बहुत बड़ा कारोबार है, जी लेकिन अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो बॉम्बे में फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो ढाका और इसके इर्द गिर्द लग सकता है। जी सारे कारीगर हमारे यहाँ ढाका के बॉम्बे में जाके बैग बना रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने बैग का दिया है, ऐसी कई चीजें हैं। जी तो सड़कें बन जाएंगी तो बेरोजगारी का आलम भी सुधर जाएगा, पलायन भी सुधर जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री। उसके अलावा शिक्षा और व्यवस्था जो है, दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जी लोगों के हाथ में थे। जी हर पंचायत, हर वार्ड में जो नौजवान है, जो वहाँ का गार्जियन है, जो जागरूक नागरिक है वहाँ का, उसके जी हाथ में पावर हो, वो राणा रंजीत होकर के वहाँ का सांसद के रूप में जब वो जागरूक हो जाएगा तो कोई गलत सड़क नहीं बनेगी, भ्रष्टाचार जो है वो नहीं होगा। तो मेरा ये है कि शक्ति का जो है हम लोग सेंट्रलाइज नहीं करके उसको बांटें। गांव गांव में हमारा प्रतिनिधि जो है वो एक ईमानदार सांसद के रूप में काम करे और जो है शक्ति का एहसास करे और कहीं कुछ गलत ना होने दे। ये जिस पार्टी से आप उम्मीदवार हैं, ये उस पार्टी का एक लेवल बन चुका है पूरे देश में कि ये सिर्फ कट्टर मुस्लिमों की बात करती है। तो ऐसे में आप इस पार्टी में कैसे सहज महसूस करेंगे और पब्लिक के बीच में जाके क्या कुछ इस बात को रखेंगे कि इस जो परसेप्शन को हटाया जाए? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने 6 साल काम किया है और साथ ही साथ में जमीन से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, उन्होंने एकदम जमीनी से शुरुआत किया है। तो मैं ये सामाजिक और ये राजनीतिक चीज़ों को खूब भलीभांति समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जब उसने हिंदू के बेटा पे विश्वास दिखाया है। अगर AIMM मुस्लिम की पार्टी है तो मुझ जैसे हिंदू को क्यों टिकट दे रही है? अगर AIMM ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदू समाज 2 कदम आगे बढ़ करके उसको स्वीकारेगा। हर पार्टी अपने समाज की बात कर रही है। मुकेश सहनी जी अपने समाज की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टी अपने समाज के हित की बात कर रही है, वो अपने हित की बात कर रही है, किसी का खिलाफत तो नहीं कर रहा है, किसी की शिकायत तो नहीं कर रहा है, वो अच्छी बात है। अपनी बात कर रहे हैं, अक़लियत की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है, तो गलत क्या है? और एक नया समीकरण हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला आपके पिताजी शिवहर से सांसद रहे और उनके कौन से अधूरे सपने हैं जिनको आप, अगर मौका मिलता है सांसद में चुनकर जाने का, लोकसभा में चुनकर जाने का, तो कौन सा उनका वो सपना है आपका जो उनके अधूरे कामों को आपको पूरा करना है? बिल्कुल, कई उन्होंने पुल पुलिया बनाया। जब ये बाढ़ से पूरा ग्रसित इलाका रहता था, डूबा घाट से लेकर के कई सड़कें बनाई। रेलवे का समस्या जो था, उस समय लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने ही रेलवे की स्वीकृति कराई थी, जो अब जा करके थोड़ा बहुत शुरुआत उसका हुआ है। पिताजी सांसद थे, लालू जी रेलवे मंत्री थे। तो रेलवे की अच्छी सुविधा हो, कुछ पुल पुलिया का समस्या, यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उस सबको लेकर के उसको सुदृढ़ करना। तो मूलतः जो है कई चीजें हैं, अभी तो शुरुआत है। और सबसे बड़ा बात था कि सीताराम बाबू जब सांसद थे यहाँ से, तो लोग वहाँ के सांसद अपने आप को मानते थे और सीताराम बाबू कहते भी थे कि अरे मेरे फोन की क्या जरूरत है, तुम जाके कहना कि तुम सीताराम सिंह के आदमी हो या तुम सीताराम सिंह हो, और अगर सही काम के लिए जा रहे हो तो तुमको किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है। तो वो ताकत जो है मैं जनता को देना चाहता हूँ। सर आखिरी सवाल, शिवहर लोकसभा क्षेत्र के महान जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से?
मेरा अपील है कि शिवहर संसदीय क्षेत्र अगर एक परिवार है तो हम अपने परिवार का गार्जियन हम अपने ही किसी न किसी सदस्य को बनाएंगे, या अपने पिता को बनाएंगे, अपने दादाजी को बनाएंगे, अपने चाचा जी को बनाएंगे, अपने किसी परिवार के ही सदस्य को बनाएंगे। किसी बाहरी को, दूसरे जिला के आदमी को अपने परिवार का गार्जियन हम नहीं बनाएंगे। तो यही अपील है कि शिवहर का बेटा हूं मैं, बाकी दोनों से बाहरी लोग आए हैं, मैं आपके बगल का हूं, आप अधिकार से मुझे झगड़ा भी कर सकते हैं, मुझे डांट भी सकते हैं। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा हूं, और शिवहर के बेटे को मौका दीजिए, अपने मान सम्मान को बचाइए। हर बार कोई बाहरी आकर के हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। हम लोकल नेता यहाँ से पंडित रघुनाथ झा की धरती है, अनवारुल हक साहब की धरती है, मोतियुर रहमान साहब की धरती है, सीताराम बाबू की धरती है, और आज नेता विहीन हो गया है शिवहर से। हम लोग चाहते हैं कि शिवहर का कोई बेटा, शिवहर का कोई नेता बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए रंजीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।